जी, अब केयरफुली अंडरस्टैंड करना, जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं कोई खास इसके अंदर डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ना कोई ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, इजी इजी से हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हम अपनी, हमेशा मैं आपको बार बार जब भी समझाता हूँ साइंस स्पेशली या फिजिक्स मैथ जो भी वो चल रहा था, सॉरी साइंस भी या मैथ्स भी, तो मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन को पहले चेक करें। वहां से आप जब एक्सपीरियंस के तौर पे कोई एग्जांपल भी लेते हैं ना, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि अब हम इस क्वेश्चन चैप्टर की बात करें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या हो रहा है वो फिजिकल और केमिकल चेंज हम देखें तो हमें फिर पता चलता है अच्छा तो ये चैप्टर इस चीज से रिलेटेड है। उससे पहले हम ये पढ़ते रहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई बात समझ नहीं लगती, रट्टे पे बात आ जाती है। प्रैक्टिकली देखें, हम रात को दूध के अंदर जब जाग लगाते हैं, उर्फे आम में हम जाग उसको बोलते हैं, या दही या कुछ लोग वो लीमू के साथ वगैरह लगा के या लस्सी के साथ उसको जाग लगाते हैं, सुबह उठ के हमें वो क्या मिलता है, दही, योगर्ट हमें मिल जाता है। उस योगर्ट में से हम मक्खन निकालते हैं, लस्सी निकालते हैं, आपके सामने है ना ये सारा। उस मक्खन से बाद में क्या बन जाता है, घी बन जाता है। ये सारा प्रोसेस पता है ना, जिनके घरों में होता है उनको सारा पता है ये प्रोसेस होता है। या अकेले दही तक भी रहे तो दही का तो ऑलमोस्ट सबको पता है। अब यहाँ पे ये जो काम हुआ है ना, ये है केमिकल कंपोजिशन चेंज, यानी कि केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज नहीं हुआ। अपीयरेंस में वो व्हाइट था, वो व्हाइट ही है, लेकिन केमिकली वो चेंज हो चुका हुआ है कि जो दूध में न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे थे अकेले दूध में, दही के अंदर उससे कई गुना बढ़ के अब चीजें आ चुकी हैं जो हम सुबह सुबह दही खाएंगे, और वो खाना सेहत के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपकी गट गट हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनना, क्या दही से वापस दूध लाया जा सकता है? नॉट पॉसिबल, आज तक हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा। वो है केमिकल चेंज दैट कैन नॉट बी ब्रॉट अप बैक, जिसे हम वापस नहीं ला सकते चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसा ही है। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको वापस लाया जा सकता है, कि किसी चीज का कोई कलर चेंज होता है, जैसा कि लोहे का रॉड कभी किसी ने देखा हो, हम उसको गर्म करते हैं बिल्कुल रेड हो जाता है, कुछ ही सेकंड बाद आप उसको कूल करें या ठंडे पानी में रखें तो क्या होता है, वापस अपनी कंडीशन में आ गया वापस। कोई केमिकल चेंज तो ना हुआ फिर जो वापस आ गया, बल्कि ये क्या है, फिजिकल चेंज। अंडरस्टैंड? अब ये दोनों में मेन सबसे बड़ा वाज़ेह फर्क है कि वो फौरी तौर पे वापस आ जाता है, कोई केमिकल प्रॉपर्टी कुछ भी तब्दील नहीं होता, जबकि केमिकल चेंज के अंदर सब कुछ बदल जाता है, नई प्रोडक्ट आ जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, वो चीज यानी कि सिरे से अलग हो जाती है, नई चीज हमें मार्केट में मिल जाती है। अंडरस्टैंड जी? उसमें आया केमिकल रिएक्शन, अ चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि चीज मुकम्मल तौर पे तब्दील होकर एक नई चीज बन जाना केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। केमिकल रिएक्शन हम खुद करवाते हैं, जैसा कि हमने केमिकल रिएक्शन करवाया है ना, थोड़ा सा जाग लगाया दूध के अंदर, केमिकल रिएक्शन करवाया, प्रोडक्ट के तौर पे हमें एक नई चीज मिल गई। ठीक है, वो क्या थी अलग से जो मिल गई, वो क्या मिला हमें, दही मिला, नई प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट जो दो चीजें हमने मिलाई आपस में, उन दोनों को रिएक्टेंट्स कहते हैं। चाहे 10 चीजें आप मिला के एक नई चीज बनाने लगे हैं ना, वो जो 10 चीजें हैं वो रिएक्टेंट्स हैं। जो आगे बनेगा जैसा कि दही, वो क्या है, प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट, वो कहते हैं ना प्रोडक्ट तैयार हो गई है। ठीक है, तो वो क्या होगी, प्रोडक्ट, अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। टिक टिक। नेक्स्ट आ गया टार्निश, केमिकल इक्वेशन, फ्लेमेबिलिटी, इनको हम अलग से पढ़ते हैं। टार्निश, उस दिन स्केल दिखाया था आपने साथ, इसने स्केल दिखाया था, स्केल को जंग नहीं लगा था, स्केल के ऊपर हल्की हल्की ना उसका कलर सा चेंज हो गया था, उसको हालांकि किसी चीज के साथ रगड़ना था तो वो उतर जाना था, उसने नॉर्मल हो जाना था, दैट इज टार्निश। आपके जमाने से पहले हम लोग तो सिक्के यूज किया करते थे, उन सिक्कों के ऊपर कहीं मिट्टी में गिरा रह जाना तो उसके ऊपर टार्निश हो जाना, आपस में सिक्के पड़े रह जाना तो उनके ऊपर टार्निश हो जाना, हल्की हल्की स्किन खराब हो जाना, बस रगड़ने से वो उतर जाती थी। ठीक है, अब ये क्या हुआ था, थिन फिल्म ऑफ कोरोजन मेटालिक फॉर्म्ड ओवर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉपर, ब्रास, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, जो कि वो मेरे ख्याल में कॉपर या ब्रास के सिक्के बना करते थे जो हमारे जमाने में हुआ करते थे। अब आ गया केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल, फार्मूलाए एंड साइन, जैसा कि मैं, बल्कि इससे पहले नहीं हमने पढ़ा हुआ ये वाला, हम पढ़ते हैं जैसा कि इधर होकर सर, ये हम पढ़ते हैं H+O2 रिएक्शन में क्या बना, H2O, इसमें असल में ये होता है 2H2 या ऐसे करके जो भी बनाएंगे और ये बन जाएगा 2H2O2, यानी कि वाटर बन गया। अब ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन, कहता है इसको हम टर्म्स ऑफ सिंबल, फॉर्मूलाए एंड साइंस के साथ शो करके एक चीज, हम नाम नहीं लिखते, मैं ये भी लिख सकता था हाइड्रोजन, बल्कि हमने उर्दू में यही पढ़ा था, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, हम लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आगे प्रोडक्ट के तौर पे क्या बना, वाटर। हम ऐसे भी लिख सकते थे इंग्लिश में, लेकिन ये फिर केमिकल इक्वेशन नहीं है। केमिकल इक्वेशन शो करने के लिए आपको उसके सिंबॉलिकली या उसके फार्मूलाए यूज करते हुए आपको लिख के बताना पड़ता है कि ये चीज इस्तेमाल हुई, आगे ये चीज आगे प्रोडक्ट के तौर पे बन गई, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया होगा। ठीक है,
और लास्ट वाली इक्वेशन क्या है? फ्लेमेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैच फायर। जैसा कि ऑक्सीजन के अंदर है ये एबिलिटी, जैसा कि मीथेन गैस के अंदर है, जैसा कि पेट्रोल के अंदर है, इन चीजों की ये क्वालिटी कि ये आग को कैच करती है, इसको क्या कहते हैं हम? फ्लेमेबिलिटी। ये इनकी पावर है, यानी कि ये इनके अंदर खासियत पाई जाती है जो इनको इस चीज के अंदर लेके आती है। जी जी बिल्कुल करनी है, एमसीक्यू के तौर पे आ जाती है जी। पढ़ें भला? नहीं, अच्छा वो गलत होगी, गलती होगी। नेक्स्ट आगे देखें, फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वही उन्होंने एग्जांपल दे दिया। फिर आगे जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे के लेके साथ चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे उन्होंने फिजिकल चेंज के बारे में एक बहुत बड़ी वाज़ेह एग्जांपल दी जो हमारी लाइफ में हर रोज हो रही है। कहते हैं ये लिक्विड वाटर था, कहीं से भी शुरू कर ली, बात पूरी हो जाए, कहीं से भी शुरू कर। कहता है ये वाटर था, ये वाटर आपने देखा होता है समंदरों में, समंदरों में पानी इवेपोरेट होता रहता है, स्टीम बन के हवाओं में उड़ गया, बादल बन गया, वहां से फिर लिक्विड कंडीशन के अंदर बारिश की सूरत में आया, बरस गया, दोबारा चेंज हो गया वापस। अब लिक्विड वाटर चाहे आप यहां से पकड़ लें, लिक्विड वाटर लें, उसको फ्रीजर में रखें, आइस बना लें, आइस बना लेने के बाद आइस फ्रिज में से बाहर निकाल के रख दें नीचे, क्या होगा? पानी बन जाएगा। कहता है वाटर अपनी तीनों कंडीशन में खुद ब खुद आई जा रहा है, या हम उसे आर्टिफिशियली खुद कर भी लेते हैं कि उसे लिक्विड में लेके आना है, हम ले आते हैं, उसको गैसीय स्टेट में लेके जाना है, हम उबाल के ले जाते हैं, अगर उसको सॉलिडिफाइड कंडीशन में लेके आना है, हम फ्रिज में रख के फ्रीजर में रख के ले आते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं ना हम खुद। तो इसका मतलब है ये फिजिकल चेंज है। तीनों सूरतों में आप बर्फ का एक पीस ले लें, वो भी H2O ही फार्मूला रखती है, आप लिक्विड वाटर का एक ड्रॉप ले लें, वो भी H2O ही है, आप उसके क्लाउड्स में से जाके ले लें। वहां भी आपने पढ़ा था ना, जब मैं आपको एसिड रेन के बारे में हल्का सा बता रहा था, मैंने कहा था नाइट्रस ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स ये दोनों मिलके वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, इसके साथ रिएक्शन करते हैं, रिजल्ट में क्या बनाते हैं? H2SO4। वो H2 यहां से लेते हैं, सल्फर वहां से लिया, जो हम गाड़ियों के धुआं वगैरह से छोड़ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की चीजों से छोड़ रहे हैं, ठीक है, जहां से भी ये निकल रहा है फैक्ट्रीज के धुआं में से, वो जाके क्लाउड्स के अंदर H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बदले में हमें क्या फिर मिलता है? H2SO4, जो हम कहते हैं एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन, जो एसिड रेन कर लें, एसिड रेन पढ़ लें जो मर्जी, जो काफी मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद बारिश होगी, वो एसिड रेन बन चुकी होगी जी। नहीं होता तो डाइल्यूट है, जो कि पानी मिला हुआ होता है अंदर, लेकिन फिर भी नुकसान करता है, हमारी जल्द पे गिरेगा, नुकसान करेगा, इसलिए मना किया जाता है कि अब वो बारिशें नहीं रही जिनमें आप नहाते फिरे। हाँ एक चीज है, आज बारिश हुई, शुरू हुई, आगे लगातार 2 हफ्ते बारिशें, पता है वो मौसम आता है जून जुलाई में, बारिशें आती रहती हैं, आती रहती हैं, पहले 1-2 दिन छोड़ दें, आगे नहाएं, फिर कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो चूंकि उसके जो मेन रिएक्टेंट जो जहां कर चुके होंगे रिएक्शन वो हो चुका था, लेकिन आज के वैसे जमाने के अंदर ना एसिडिफाइड हो चुकी हुई रेन्स ज्यादा। हाँ जो ज्यादा लगातार बारिशें होती है उनमें नहीं होता ज्यादा रिएक्शन, जो बड़े अरसे बाद कई इलाकों में बारिशें होती हैं उनमें ऐसे ही होता है जी। जी ये वाटर साइकिल ही बन जाता है ना, वाटर तीनों कंडीशन में चेंज होता रहता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आ गया फिजिकल चेंज की कुछ नॉर्मल फिर एग्जांपल्स, मैं देख ले आपको पूरा चैप्टर वैसे समझा रहा हूँ, एमसीक्यूज तो मार्क होने ही होने हैं सारे कि कौन सी चीज फिजिकल है, चेंज केमिकल चेंज का, लेकिन हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं साथ पूरे का पूरा। हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड कहता है, ले लें, ये भी एक एग्जांपल है किस चीज की? फिजिकल चेंज की, ये एग्जांपल है। अब यहां से क्या किया? कहता है जिंक ऑक्साइड का वैसे व्हाइट सॉलिड कलर है, एक एमसीक्यू कहता है जब इसको चेंज करते हैं हम तो व्हाइट से किस में चला जाता है? येलो में। कब होता है? जब हम इसको हीट करते हैं। ये जिंक ऑक्साइड याद रख लें, जिंक ऑक्साइड ये वो है कि ये जिस तरह मैंने आयरन की एग्जांपल दी थी, लोहे को लोहार गर्म करता है भट्टी में, पानी क्या होता है? वो लोहा क्या होता है? गर्म होकर पहले रेड हो जाता है, फिर बाद में कूल डाउन होकर वापस अपने कलर में आ जाता है। ये सेम उसने उसकी एग्जाम जिंक ऑक्साइड की दे दी कि उसको गर्म करेंगे वो येलो हो जाएगा, बाद में कूल डाउन करें, कूल डाउन करने के बाद ये देखिए ऑन कूलिंग ओरिजिनल व्हाइट कलर में आ गया। ये बात कॉमन से लिखी हुई है। आगे सेम अगली एग्जांपल उसने कहा हीटिंग ऑफ निक्रोम वायर, निक्रोम वायर को भी इसी तरीके से कहता है हीट करें, लेकिन इसके अंदर कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे। कहता है इसका ओरिजिनल कलर है सिल्वर ग्रे, सिल्वर ग्रे कलर की गाड़ियां होती हैं आपने अक्सर देखी होंगी, सिल्वर ग्रे बड़ा मशहूर फेमस कलर है। ऑन हीटिंग इट फर्स्ट बिकम्स रेड हॉट, पहला स्टेप रेड हॉट हो जाएगा, देन व्हाइट हॉट, दूसरा स्टेप इसका व्हाइट हॉट कलर हो जाएगा, 2 कलर में तब्दील हो जाएगी। पहले एक दफा नॉर्मल टेम्परेचर पे इतना, फिर मजीद बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो उतना व्हाइट कलर व्हाइट हॉट में चला जाएगा, फिर दोबारा कूल कर लें तो सिल्वर ग्रे वापस आ जाए। उसका वापस आ जाना ही इस चीज की इंडिकेशन है कि दिस इज अ फिजिकल चेंज। बोलने दे मुझे, बीच में आप बोल पड़ते हैं, इंटरप्ट करते हैं, हालांकि जुमला वही था जी। नेक्स्ट डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट, कहता है आप समंदर का वैसे पानी ले लीजिए, घरों में भी तजुर्बा कर सकते हैं। समंदरों का पानी चूंकि वो मिला हुआ होता है, नमक उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स हुआ होता है, जिसकी वजह से ही डेड सी आपने नाम सुना होगा, जॉर्डन में पाया जाता है। ये जॉर्डन इजराइल के साथ फलस्तीन के साथ नीचे करके ये कंट्री है छोटा सा, जॉर्डन उर्दन उर्दू में कहते हैं।
उसके अंदर डेड सी पाया जाता है। उस डेड सी के अंदर आप स्विमिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आप डूबेंगे ही नहीं। पानी के अंदर नमकियात ही इतने ज्यादा हैं कि आपको डूबने ही नहीं देते, ठीक है। नॉर्मल भी आप ऐसे ऐसे हाथ उतना मारेंगे, वो आप तैरते रहते हैं, आपकी बॉडी ऊपर फ्लोट करती रहती है। नहीं, सॉलिड नहीं है। हाँ, डेड सी के अंदर लिविंग बॉडीज भी बहुत कम है, वजह भी उसकी ज्यादा नमक होना ही है, साल्ट्स बहुत ज्यादा है उसके अंदर। और ये अक्सर आपने वीडियो क्लिप्स में देखा होता है ना कि वो जो तेजी तेजी में बाइक स्कूटर वगैरह चला के उसके ऊपर से उतारते हैं पानी को, वो डेड सी ही होता है। डेड सी का चूंकि वाटर ही ऐसा है कि वो ज्यादा नीचे जाने ही नहीं देता किसी चीज को, तो थोड़ी सी वो स्पीड दिखाते, कई दफा मैंने खुद देखा वो भाग रहे होते हैं, उसके ऊपर भाग भी लेते हैं, पानी के ऊपर भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी तेजी दिखाते हैं, एक वो फैक्टर शामिल होता है। साथ ही दूसरा फैक्टर उसके अंदर चूंकि साल्ट्स बहुत ज्यादा है। हाँ, एक और चीज है कि वो अगर आपने बॉडी के ऊपर कुछ लगाया नहीं हुआ तो आपकी बॉडी को सारे को रिएक्शन करके सारा पूरी बॉडी पे एलर्जी बना देगा, क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा वो है, साल्टेड है, वो ज्यादा साल्टेड है डेड सी। और मैंने बताया उसके अंदर समंदर उस लाइफ ही बहुत कम है उसके अंदर, शायद ना होने बराबर है लाइफ। मतलब वहां पे कोई ये फिश वगैरह की काइंड्स ये वो चीजें नहीं पाई जाती, कि वो पानी उनके लिए अनसूटेबल सा बना हुआ है। जी पता नहीं, मैं तो गोते नहीं लगाया वो जाके जी। अब डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट्स इन वाटर, यानी कि वहां से कहता पानी लें कहीं से भी साल्ट मिक्स हुआ हुआ, अभी आपके सामने है कि साल्ट मिक्स हुआ हुआ है, आप उसको हीट अप करें, बॉईल करें, ऊपर से कंडेंसर के थ्रू पानी कहीं और ऑब्टेन कर लें, वेपर बन के साल्ट वहां बैठ जाए। मैं आप बोल रहा हूं तो सुन लें, पहले समझ तो लें बात को। पानी वहां पे उड़ जाएगा, अगली चीज में जहां ऑब्टेन करना चाहेंगे वहां चला जाएगा। आप फिर मेरी बात नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे आप मेरी बात। मैं आपको एक बात कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, पहले बात को समझ लो। हमने ओल्ड सिलेबस के अंदर कंडेंसेशन पढ़ा था, वहां पे हमने एक वेपराइजेशन था, कंडेंसेशन था, एक आखिरी वाला टॉपिक था वो क्या था, नेक्स्ट बीकर में पानी ऑब्टेन कर लेते हैं हम, फिल्ट्रेशन था शायद, क्लोरीनेशन भी नहीं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस ये कहता है पानी इसी तरह किसी बीकर में ले लें, उसको गर्म करें, गर्म करने के बाद ऊपर वाले के वाटर ऊपर से उड़ता जाएगा, उड़ उड़ के साफ पानी किसी नए बीकर में आप ऑब्टेन कर सकते हैं। जो उसकी अब उसी बीकर की जो तय होगी, यहाँ सारा साल्ट बच जाएगा, तो पानी तो अलग हो गया। इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है जिसे आप आसानी से अलग कर पा रहे हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जा रहा है, ये भी एक एग्जाम्पल है अगर आप करना चाहें तो। जी नहीं, असल में ना जो समुद्रों में से लेंगे वो तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंट किस्म के मिक्स हुए होते हैं। हाँ, NaCl ज्यादा होता है, लेकिन वो सारा ये नहीं कि वो सारा नमक ही प्योर है, ऐसा नहीं होता। जो हाँ शायद, और जो दूसरा है आम घरों में एक्सपेरिमेंट करना, तो आप NaCl इसके अंदर मिक्स करते हैं, टेबल साल्ट जो घरों का नमक है, टेबल साल्ट होता है, NaCl होता है। उसके बाद आगे केमिकल चेंज, पहले हमने किसको पढ़ा, फिजिकल चेंज, जो बज़ाहरन हमें बहुत आसान से लगते हैं, हमने देखे हुए होते हैं या हमारी आंखों के सामने होगा भी ना, हम मान जाएंगे हाँ ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, कोई बड़ी साइंस नहीं है। केमिकल चेंज साइंस है, डिफरेंट है। हमारी नॉर्मल लाइफ में हमें ऑब्जर्वेशन में बहुत कम चीजें ऐसी नजर आ रही होती हैं। जी क्या ऐड करेंगे, शुगर, ठीक है। नहीं, डिसॉल्व हो जाना फिजिकल चेंज ही है, लेकिन मसला सारा ये है उसको वापस ऑब्टेन कर लेना, फिर वो उसके लिए वही प्रोसेस तो करना पड़ेगा, है फिजिकल चेंज। जब आप किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं बाद में अनडिसॉल्व किया जा सकता हो तो फिजिकल चेंज हो जाता है। जी नहीं नहीं नहीं, पता क्या, आप उस बात को समझिए कि हम क्वांटिटी बहुत कम मिकदार में होती है हमारे पास। हम देखें ना, आप समंदर तो एक बना नहीं सकते कि जिसके ऊपर आप फ्लोट करवाने की कुछ चीजें, और फ्लोट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई क्रेन फेंकें और क्रेन ऊपर ही रह जाएगी, फ्लोट का मतलब ये हरगिज नहीं है, ठीक है। फ्लोट का मतलब बस यही होता है कि आप हल्का सा अपनी बॉडी को टिल्ट कर लें, आप पानी के ऊपर आ जाते हैं। फ्लोट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मतलब जैसे मैंने आपको मिसाल की बार बार कि आप एक पत्थर उठाएं, आप कहेंगे मैं पानी के ऊपर रख रहा हूं ऊपर ही रहेगा, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, उसने नीचे जाना ही जाना है। हाँ, एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। असल में वाटर एक इक्वल फोर्स के साथ, ये आप एक इक्वेशन है बर्नौलियस, पता नहीं कौन सी इक्वेशन है, आगे 9th 10th फर्स्ट पढ़ेंगे। वाटर एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोर्स ऊपर को लगा रहा है, हाँ बायरन फोर्स है शायद, अच्छा ये फोर्स ऊपर को लगा रहे हैं, इसी वजह से हम पानी के ऊपर जब जाते हैं ना हमारा वजन कम हो जाता है, हम अपने आप को बड़ा लाइट लाइट फील करते हैं। जहां स्विमिंग पूल वगैरह में जहां आप ये कर रहे हो तो आप खुद फील करते हैं कि आपका वेट कम हो चुका हुआ है, ठीक है, पानी के अंदर ये इफेक्ट नजर आता है। अब ये देखिए केमिकल चेंज के अंदर, अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस, हेंस अ चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस, ये हो गया कॉमन सी बात है। अच्छा, उसने आगे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, इन एग्जांपल में से किसी एक का भी नाम लेके हमसे को पूछा जा सकता है, डिफाइन आ सकती है, कोई बात है ना कि केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तब्दीली आएगी। देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारे के सारा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल चेंज आ रहे हैं। आगे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो शुरू में हमने बता दिए थे ये सारे वही हैं। आगे आगे एग्जांपल्स शुरू हो चुकी हैं कि जो जो सारे के सारे केमिकल चेंजेस हैं। सबसे पहले आगे कंबशन, व्हेन वी रब अ मैच स्टिक ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स इट बिगिंस टू बर्न, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबशन, जलने का अमल शुरू हुआ।
ये उसकी केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन देके आपको पूछा जा सकता है ये किसकी एग्जांपल है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, कंबशन है, क्या है, वो है, आपको सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रस्टिंग। अभी रस्टिंग पे आए। फिजिकल चेंज है बच्चे, आपने कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करनी है, फट जाने के बाद भी पेज तो पेज है, ठीक है। पानी को वो भी क्योंकि इधर है नहीं इसलिए आ जाता है। रस्टिंग आ गई। इट इज अवर जनरल ऑब्जर्वेशन दैट थिंग्स मेड ऑफ आयरन गेट रस्टेड। ये आपको पता है, कॉमन है, जंग लग जाना। उसके लिए हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? आयरन की चीज होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, और एयर में मॉइस्चराइजेशन होनी चाहिए। नमी थोड़ी सी होती है हवा में, वैसे तो हर वक्त ही नमी मौजूद है, लेकिन एक मौसम आता है जब हम कहते हैं गर्मी में बड़ी शदीद गर्मी, हब्स, पसीना, चिपचिपाहट हो रही है, वो जो मौसम आता है उस वक्त हवा में नमी बहुत ज्यादा हो जाती है। आप अक्सर वो मौसम ऐसा होता है कि सॉकेट्स वगैरह के करीब, वो जो वॉशरूम वाली स्पेशली सॉकेट्स होती है ना, वहां उनके करीब करंट वैसे ही आ चुका था, अर्थ होता है हल्का सा, तो वहां भी आ चुका था, इतनी ज्यादा नमी हवा में पाई जा रही होती है, ठीक है। तो रिएक्शन के तौर पे आगे क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। ये रस्ट का फार्मूला है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड का ये फार्मूला है, याद रखना। नहीं अभी जितना मैं मार्क करवा रहा हूं। नेक्स्ट आ गया टार्निशिंग। टार्निशिंग से पहले डेफिनेशन मार्क कर ले, ऑक्सीडेशन की, केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन पार्ट टेक पार्ट कर रही है इसके अंदर। द थिन लेयर फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स बाय टार्निशिंग इज डल। असल में वो टार्निश की डेफिनेशन वही है तो जो हम पहले पीछे पढ़ के आ रहे हैं। टार्निश पढ़ा था ना चैप्टर के शुरू में, ठीक है। वहां से याद रखना ये किस किस की सरफेस पे बनाती है? सिल्वर, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये आप बिल्कुल ये नजर आ रहा है स्केल के ऊपर, सिल्वर आई। अच्छा, ब्लैकिश और ग्रेइश कलर कहता है इस तरह का बना लेती है। उसके बाद ये केमिकल इक्वेशन और इसकी टार्निशिंग की। सिल्वर, अगर उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि हम सिल्वर के साथ एक दफा रिएक्शन इस करके दिखाते, सिल्वर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन किया जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सिल्वर सल्फाइड बना और वाटर बन गया, ठीक है। और ये देखें हीटिंग ऑफ शुगर, व्हेन शुगर इज हीटेड स्ट्रांगली इट इज चेंज इनटू ब्लैक मैस ऑफ कार्बन एंड वाटर, क्योंकि ये वापस नहीं जा सकता, इसलिए क्या है? केमिकल चेंज। शुगर हीट की सिर्फ शुगर को, कार्बन और वाटर, कार्बन तो आपको पता है ब्लैक चंक बन जाता है जिसे हम धुआं या इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, कार्बन बना, साथ वाटर निकल आया। उसके बाद आ गया हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, तो यहां से भी पोटेशियम क्लोरेट क्या बना देता है आगे वो देखें, कहता है व्हाइट सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड पीछे बन जाता है, ये है पोटेशियम क्लोराइड KCl। 2 KCl नहीं होता, वो तो नंबर ऑफ एटम लिखा होता है साथ, KCl असल बना हुआ है वो रिएक्शन के मुताबिक। KCl पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला हुआ, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला KClO3। जो साथ ब्रैकेट में S या G लिखा हुआ है, ये सॉलिड या गैस या लिक्विड, ये तीनों चीजों में होता है। कई दफा लिखा होता है AQ, एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी मिला हुआ चीज, नमी वाला इस तरह की प्रोडक्ट आती है, ठीक है। उसके बाद आ गया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ये सारे के सारे जो हम पढ़ते जा रहे हैं ये क्या हो रहे हैं भला? केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये केमिकल चेंजेस। मैग्नीशियम को बर्न किया, आगे ऑक्सीजन निकली और MgO बन गया, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और आज कलर देख लें, अगर कोई कलर शरर बना है तो मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन एयर, इट बर्न्स ब्राइटली एंड व्हाइट ऐश इज फॉर्म, व्हाइट ऐश बनेगी जी। अच्छा देखिए जरा, अब आ गया फिजिकल और केमिकल चेंज में कंपैरिजन। ये पता है क्योंकि हम पीछे टॉपिक ही पढ़ के आ गए, सारा बात वही है। जाग रहे हैं ना अब समझ भी लग रही है? मुंह से बोले ना, समझ लग रही है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ कंबशन ऑन एनवायरनमेंट, ये था जो मैं आपको कह रहा था कि हम ये सल्फर छोड़ रहे हैं और प्लांट छोड़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, फिर एसिड रेन होती है, वो सारी यही है। अच्छा, हुआ क्या कि जो हम नेचुरली नहीं बल्कि आर्टिफिशियली चीजों के अंदर से जो हम कर रहे हैं हरकतें, गाड़ियां, बाइक, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिजेस या कोई भी चीज इस तरह की है, उनमें से हमें प्रोडक्ट तो मिल रही है, हमें फायदे तो मिल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम बहुत सारा कुछ गंद, पोल्यूशन हवा में छोड़ रहे हैं। वो जो छोड़ रहे हैं कहता है वो हमारी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट्स इफेक्ट्स लेके आ रही है, वो क्या क्या है उसके MCQs हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड मीथेन, कहता है ये भी कहीं ना कहीं से हम रिलीज तो कर रहे हैं। कहते हैं इससे क्या होता है? इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर ये अर्थ है, इसके गिर्द ऐसे करके एक कवरिंग बन जाती है, ओजोन लेयर, उसके अंदर CO2 और ये गैसेज ट्रैप हो जाती हैं, अंदर अंदर ट्रैप हो गई हैं। मतलब कहने की समझाने की बात करूं, ये बड़े लेवल पे बनाते हैं, ये ऐसे करके अर्थ के गिर्द वो कवर, उस खास एटमॉस्फेयर के अंदर ये अर्थ है, इधर 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 सारी करके ना वो गैसेज ट्रैप हो गई हैं यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा हम दायरे रिलीज कर रहे हैं। अब आप आज के जमाने में देखें ना, हमने तो बचपन में वो देखा, पूरे गांव में शायद एक आध गाड़ी थी, एक आध मोटरसाइकिल था और वो बंदा, एक आध टीवी था, पूरे डैमेजिंग तो नहीं बन रही जितनी की चीजें डैमेजिंग बन रही, नहीं डैमेज वो नहीं करती थी,
अच्छा सुने, वो बस आईज पे इम्पैक्ट आ रहा है ना, जो बच्चे देख देख के, वो मोबाइल देख देख के, पबजी गेम में खेल खेल के, तो बाद में अपनी लाइफ को पबजी बना के बैठ जाते हैं। देखें, अच्छा सुने, उससे क्या हुआ, इतनी बड़ी तादाद इन चीजों की बढ़ती जा रही है। उससे क्या हो रहा है आगे कि हमें ये जो इफेक्ट्स भुगतने पड़ रहे हैं, ये सारी गैसेस रिलीज हो चुकी हैं। ये ट्रैप, सनलाइट आई, सनलाइट आपको पता है रेज की फॉर्मेट में आती है, वो अंदर टकरा के वैसे उसने वापस लौटना होता है, लेकिन वो क्या है, वापस जाने के लिए उसे प्रॉपर पूरा रूट मिल नहीं पाता। गैसेज उसे अपने साथ ट्रैप करके अंदर ही रख लेती हैं, कुछ अंदर रह जाती हैं, कुछ निकल जाती है। अब जब अंदर वो ट्रैप हो गई ना, रिएक्शन करके अंदर ही रह गई, उससे नुकसान क्या हुआ, हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया। जैसा कि कुछ लोगों ने अपने प्लांट्स वाला देखा होगा, पौधे जहां पे नर्सरी बनाई हुई थी उसके ऊपर व्हाइट कलर का, या गांव वालों ने सब्जियां लगवाई थी तो उसके गिर शॉपर से चढ़ाए हुए होते हैं, ताकि जितना टेम्परेचर जो कंट्रोल उन्होंने अंदर रखना था अंदर जब्त करके रखें। कई चीजों पे अगली बहस नहीं, अब सुने ध्यान से, इस अभी बच्चे कॉन्सेप्ट रह जाएगा सारा वहीं पे। अभी जब ट्रैप हो गई, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हर साल टेम्परेचर डिग्रीज में बढ़ता जा रहा है। उस बढ़ते जाने की वजह से क्या हो रहा है, अनबियरेबल काम होता जा रहा है, मतलब बर्दाश्त से बाहर टेम्परेचर होता जा रहा है हर साल ही। और क्या हुआ, जो सबसे बड़ा डैमेजिंग ये हुआ कि हमने ऊपर से प्लांट्स भी काटते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है आबादियां शहरों से बाहर की तरफ ऐसे एक्सपैंड कर रही हैं। जैसे जैसे आबादी एक्सपैंड कर रही है, वहां से कल्टीवेशन हो जाती है, वो ये सॉरी ये क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन हो जाती है। वहां से जितने भी प्लांट्स, ट्री, जो कुछ भी था सब कुछ कट गया। डबल इफेक्ट हम दे रहे हैं फिर। अब एक तो हम वो चीजें ला रहे हैं जो गंद पैदा कर रही हैं, दूसरी तरफ से हम वो चीजें काट रहे हैं जिन्होंने उस गंद को संभालना भी था। जैसा कि प्लांट, ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, हमने क्या किया, उनको भी काटते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं हर घर में एटलीस्ट 1 प्लांट होना चाहिए, हर घर में 1 प्लांट होना चाहिए, ट्री टाइप होना चाहिए, क्योंकि वो तब जाके पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को सही रख सकते हैं आप। या फिर बड़े लेवल पे पूरे कंट्री के अंदर होने चाहिए, नहीं क्या उसे बोलते हैं, फॉरेस्ट होने चाहिए, तब जाके फिर चीजें कंट्रोल होती हैं। अब देखें, ये चीजें पैदा की तो इफेक्ट हमें ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में भुगतना पड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट्स, डस्ट, सूट, फ्यूम्स एटसेट्रा। रिजल्ट में क्या बना, इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस। ये असल में फैक्ट्रीज में होता है, इनकम्प्लीट कंबशन वगैरह जो होती है ना, ये फैक्ट्रीज में होती है। या अक्सर ये सलेंसर वगैरह नहीं होते, सलेंसर्स के अंदर से जब धुआं नहीं मार रही होती बाइक ज्यादा, हालांकि वो मैकेनिकली खराब होती है, उसको चेक करवाना होता है, तो वो नहीं चेक करवाते। रिक्शे वाले कहाँ चेक करवाते हैं, वो पट पट करते जा रहे होते हैं, वो इतनी देर दूर में धुआं फेंक रहे होते हैं, वहां पे मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होती है, वहां पे प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ पॉइजनस गैस। और ये अक्सर उधर शेखुपुरा की तरफ इंडस्ट्रीज में से भी ये डायग्नोज हुआ था कि वहां पे फैक्ट्रीज में से पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं, वहां के इर्द गिर्द के लोग फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट्स कॉज स्मोग इन द एनवायरनमेंट। क्या है फिर, गर्मियों में तो कुछ नहीं होता खास, सर्दियों में क्या होता है, क्योंकि हवा में नमी बहुत ज्यादा इख्तियार, नमी आ जाती है ना, ठंडा ठंडा मौसम, उसकी वजह से फॉग मिक्स हो गया, यही धुआं गंदा उसके अंदर, तो बन गई स्मोग, जो डेथ काज करती है, जो लंग्स डिजीजेस काज करती है, आंखों की प्रॉब्लम बनाती है, स्किन प्रॉब्लम बनाती है, सारे के सारे मसाइल। सल्फर ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड्स हो सकते हैं, एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये सारे के सारे मिलके बनाएंगे क्या, स्मोक एसिड। ये सारे वही हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जब जाएंगे ना, असल में डायरेक्टली ये कुछ भी नहीं बनेंगे, ये रिएक्शन कर जाएंगे आगे। जब ये दूसरी चीजों के साथ मिलकर हवा में, एनवायरनमेंट में रिएक्शन करेंगे ना दूसरी चीजों के साथ, फिर खतरनाक चीज बनाएंगे, जो हमारे लिए डायरेक्टली हमारे ऊपर रेन की सूरत में आ सकती है, स्मोक की सूरत में आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ये एमसीक्यूज आपने केयरफुली याद करते जाना है। नेक्स्ट आ गया लेड और सल्फर, ट्रेस एलिमेंट्स। लेड एंड सल्फर आर पोटेंशियल कार्सिनोजेंस, जहरीले हैं, जहरीले मवाद हैं, ध्यान से सुने। देयर एग्जिस्टेंस इन एनवायरनमेंट कॉजेज फैटल डिजीजेस लाइक कैंसर। और ये लेड एंड सल्फर वगैरह भी मेरे ख्याल में, जो मुझे याद है, बाइक के धुएं में से निकलते हैं, बाइक के धुएं में से ये चीजें निकलती हैं, होगा शायद, लेकिन अमूमी तौर पे होता ही है। बाइक वाले कभी भी बाइक की फिक्र नहीं करते, और 4 साल भी सर्विस ना करवाएं तो वो ट्यूनिंग जो होती है ना, तेल बदलवाएं तो जब तक वो कहीं रुकेगी नहीं ना, नहीं करवाना। गाड़ी वाले बड़ी मेंटेनेंस का ख्याल रख रहे होते हैं, तो वो इसलिए उसमें खतरात कम होते हैं। चिंची वाले मर जाएंगे जब तक वो कहीं रुकेगा नहीं, चलान नहीं होगा धुएं का, ये वो नहीं रिपेयर करवाएंगे। वो जो आगे पीछे से वो नहीं, रिक्शा लाहौर में पाबंदी है ना, इसलिए नहीं पता, मतलब अमूमी तौर पे छोटे शहरों में चिंची अभी भी चल रहे हैं, बड़े शहरों में नहीं चल रहे, पाबंदियां वहां लग गई, उन्हें पता है कि बहुत ज्यादा डेंजरस है वो, और वो चलता भी डायरेक्टली इस तरह की काज करता है। जी नेक्स्ट आगे सुने, आगे के कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन, इन सारों के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, पोटेंशियल कार्सिनोजेन, आल्सो कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर यानी कि असल में वो जहरीले मवाद बन चुके होते हैं रिएक्शन करने के बाद। जी हाँ, हाँ जी, हालांकि वो देख ले वो रिएक्टिव नहीं होती इतनी। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन आ गई,
ये यानी कि केमिकल इक्वेशन कहता है किस तरह लिखते हैं हम, वो सारा उन्होंने बताया जी। ये एस फॉर होगा सल्फर, सॉरी एस फॉर सॉलिड गैस, यहाँ पे वही है। और ये हम जो प्लस के फॉर्मेट में लिखते हैं उनके सिंबल्स को, यानी कि हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं। तो बाद में जाके ये नहीं होता कि हमने ये दो चीजें रखी बीच में प्लस का साइन डाल देंगे और अगली चीज बन जाएगी, मतलब उनको मिक्स करेंगे। आगे थर्ड कोई ना कोई प्रोडक्ट के तौर पे सामने आ जाएगी चीज। अच्छा सेम आगे फिर उन्होंने एक एग्जांपल दे दी कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब मिक्स करेंगे हमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन मिलेगी अलग से। ये जो आपके केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बॉम्ब्स बनाए जाते हैं डिफरेंट किस्म के, कि उनके अंदर भी यही होता है। या आपकी जो डिफरेंट किस्म की इस तरह होती है ना, ये वेपन्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो गोलियां बुलेट्स इस तरह की चीज बनाई जा रही है, वहां पे भी सारा कुछ यही होता है। इस तरह मवाद यूज किया जाता है, पहले प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, चेक किया जाता है कि हम इसको कितनी कितनी क्वांटिटी में रखें तो ये ज्यादा डेंजरस वेपन बन जाएगा। जैसा कि आजकल एटॉमिक मिसाइल, एटॉमिक बॉम्ब बने हुए हैं ना, पड़े हुए हैं। अब जब भी कोई इस्तेमाल करेगा वो बड़ा डेंजरस साबित होगा, वो इतना ज्यादा डेंजरस साबित होगा। तो कह रहे हैं कि जो 1945 में मैंने आपको लिखवाया था ना, 6 अगस्त और 9 अगस्त में फेंके गए थे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, 1945 में फेंके गए थे। अगर वो इतने बॉम्ब थे ना आज के, मतलब उन्होंने इतना एरिया के अंदर तबाही फैलाई, आज के जो अब बन चुके हैं वो तो बड़े छोटे छोटे बॉम्ब थे। आज के जमाने में जो अब बन चुके हैं, हर एक के पास 6-7 कंट्रीज के पास डिक्लेयर्ड है, तकरीबन 7 से 9 कंट्रीज के पास डिक्लेयर्ड पड़े हुए हैं एटॉमिक बॉम्ब, तकरीबन डिक्लेयर्ड, अभी डिक्लेयर्ड नहीं है कुछ कंट्रीज। अब वो जो पड़े हुए हैं उन्होंने क्या करना है, ऑलमोस्ट इतनी बड़ी वो तबाही फैलाएंगे, इतनी बड़ी तबाही फैलाएंगे। अगर किसी एक ने भी किसी दूसरे पे फेंक दिया, सराउंडिंग वाले भी कोई नहीं बचेंगे। एनवायरनमेंट के अंदर वो इतनी ज्यादा गैसेज रिलीज हो जाएंगी कि वो सांस लेने वाले भी मरते जाएंगे आगे। ठीक है, वही तो मसला है ना कि वो आप आगे पढ़ेंगे इसका ना, यूरेनियम के ऊपर पढ़ेंगे ना जब थोड़ा सा डाटा, असल बात यूरेनियम से निकलती है कि यूरेनियम के ऊपर जब आप डाटा पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगी कि यूरेनियम आगे एक्सपैंड करता है, मतलब एक मॉलिक्यूल आगे 2 में बनता है, वो आगे से हर जो 1-2 तो बन गए वो फिर आगे 2 में बनेंगे, फिर जो 2 बन गए अलग से, फिर उन्होंने आगे फिर 2 में बनना है, वो काम फैलता जाता है, बढ़ रहे हैं। नहीं वो जैसे समझ लो गोली एक नहीं है, आप वो गोली कितनी ज्यादा, जैसे बैक्टीरिया नहीं है, क्यों खतरनाक होता है कि वो अपनी प्रोडक्शन को फौरी तौर पे हर कुछ मिनट के बाद डबल करता जाता है, इसीलिए तो ज्यादा खतरनाक है। सेम वे एटॉमिक मिसाइल भी अगर खतरनाक है तो इसी वजह से खतरनाक है। ऐसे फिर वही बात आ गई ना, अभी आपका वहां पे यहाँ कुछ भी नहीं है ना, आप कुछ समझ सकते हैं, मैं हवाई बातें करूंगा आपके सामने। अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता कि कौन, ना आपने आज तक कोई एलिमेंट देखा, ना उसकी क्वालिटीज को ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली, सिर्फ हल्का फुल्का आप जनरल पढ़ रहे हैं। इनको आप अपने माइंड में अगर स्टोर करते जाएंगे ना अच्छे तरीके से, अगली आसानी आती जाएगी, आपको पहले से पता होगा हाँ इस वे में हमने सारा कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, अब हम इनके प्रैक्टिकल की तरफ आना है। इसलिए प्रैक्टिकल हमेशा 9th क्लास से स्टार्ट करवा दिए जाते हैं। अगर कोई अच्छे ईमानदार किस्म के टीचर स्कूल हो तो प्रैक्टिकल फिर करवाते हैं कि हाँ ये चीजें फिक्स होंगी, ये रिएक्शन बनेंगे, ये प्रोडक्ट्स के तौर पे बनेंगे। पाकिस्तान अगर पीछे रह रहा है तो उसके पीछे वजह ये प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान ही नहीं देते। मुझे खुद याद है हमने जो मैट्रिक एफएससी में प्रैक्टिकल दिए, मुझे तो मैं हाफिज चीजों के या जो भी मटेरियल्स हमें मिलेंगे, चाहे वो सॉलिड कंडीशन, लिक्विड कंडीशन या गैसीय स्टेट के अंदर जो चीजें हमें मिलेंगी, उनकी आगे प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी खासियत क्या है, अभी सिर्फ हम ये पढ़ने वाले हैं। उनका प्रैक्टिकल लाइफ में हमें किस तरह की कंडीशन में वो नजर आते हैं, हमें फायदा देते हैं तो किस कंडीशन में देते हैं, नुकसान देते हैं तो किस कंडीशन में हमें नजर आता है। लेकिन यहाँ पे वो एज अ खासियत फायदा के तौर पे वो डिस्कस करेंगे। हार्डनेस, चीजों की हार्डनेस, कहता है ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है। अब ये पता नहीं बैलून या किसी चीज को ऊपर बात कर रहे हैं। द हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड स्क्रैचेस एंड वियर। अ सब्सटेंस कैन स्क्रैच ऑल अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉफ्टर देन इट। ये कॉमन सी बात है कि आयरन हर उस चीज को स्क्रैच डाल सकता है जो आयरन से सॉफ्ट कंडीशन वाली है, हर उस चीज को स्क्रैच नहीं डाल सकता जो आयरन से भी सख्त है, उसको नहीं डाल सकता स्क्रैच। उसी वे में ये क्या आ गया एमसीक्यू मान के बीच में से, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एक एमसीक्यू। दूसरा, डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड कैन ओनली बी कट बाय अदर डायमंड। डायमंड को सिर्फ डायमंड काट सकता है, लोहे को लोहा काटता है ना, ये डायमंड को डायमंड काटता है। और ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। नेक्स्ट आ गई सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी होती है किसी चीज की भी वो पावर जो उसके अंदर वो एबिलिटी शो करवाती है कि हाँ मैं अपने अंदर इतनी क्वांटिटी को सॉल्व कर सकती हूँ। कई चीजों के अंदर ये खासियत इतनी खास अच्छी नहीं होती, जैसे ऑयल है, सरसों का ऑयल है, सरसों के ऑयल के अंदर आप चीनी इस तरह की कुछ मिक्स करने लगेंगे वो इतनी जल्दी नहीं डिसॉल्व करेगी, बल्कि शायद करे ही ना इतनी आसानी से। ठीक है, जबकि वाटर है वो एक ग्रेट सॉल्वेंट है, अपने अंदर हर आने वाली चीज को ऑलमोस्ट मिक्स कर लेता है। अच्छा, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इन अ सॉल्वेंट is the maximum amount of that substance which can be dissolved in 100 gram of the solvent at a particular temperature and pressure। 100 ग्राम को 100 ग्राम सॉल्वेंट हो तो उसके अंदर वो कितनी मिकदार सल्यूट की, यानी कि पानी अगर फर्ज करें 100 ग्राम ले लिया गया, फर्ज करते हैं पानी 100 ग्राम ले लिया गया, उसके अंदर कितनी चीनी कितना नमक वो डिसॉल्व हो सकता है, तो वो पानी की फिर क्या कहलाएगी, सॉलिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेल्टिंग पॉइंट। चीजों का मेल्टिंग पॉइंट जाहिर होता है, चीज मेल्ट हो जाती है, उस क्वालिटी को भी कई जगह पे यूज कर लिया जाता है।
उसके बाद आ गया बॉइलिंग पॉइंट, वो भी इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट याद रख लेना कि 100 डिग्री है। और उसके बाद आ गया यूजिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इन लाइफ, कहां कहां लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कहता है रिएक्टिविटी आ गया, रिएक्टिविटी के अंदर कहता है एक तो याद ये रखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग मेक्स द प्रोडक्ट्स ब्रेड पोरस सॉफ्ट एंड फ्लफी। जो केक होता है, ब्रेड्स होती हैं, तो आपको पोरस सॉफ्ट एंड फ्लफी नजर आती हैं, उस कंडीशन में मिलती हैं। वो किस वजह से मिलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर वो इस्तेमाल होती है। फिर कहता है क्लोरीन डिटर्जेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होती है। डिटर्जेंट्स मतलब सर्फ वगैरह, सोप वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल होती है, या स्टेन रिमूवर्स के तौर पे, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग नेचर है जो उसकी रिमूव मॉइस्चराइजेशन के एंटी करके उसको रिमूव कर देती है। प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन एंड अदर सब्सटेंसेस इन डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग लॉन्ड्री वगैरह, वो ठीक है, कॉमन हो गया, हमने पहले पढ़ लिया। क्लोरीन आ गई। उसके बाद आ गया एसिडिटी भी, हम है तो केमिकल प्रॉपर्टी, हम उसको लाइफ में कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? कहते हैं सबसे पहले तो हमारे स्टमक वाला आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हमारे जो मैदे में पाया जा रहा है। मैदे में डायरेक्टली नहीं, यानी कि वो गैस्ट्रिक जो जूस है ना, उसके अंदर असल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसको 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 ये सो रहा था, बड़ा तेज है ये जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर ये अपना काम या अपना रोल प्ले करता है। अच्छा, इट आल्सो प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमने वैसे पहले चैप्टर में शायद कर लिया था। उसके बाद आ गई फ्लेमेबिलिटी, चीजों के जलने की खासियत, जिसके अंदर एसिटाइलिन फ्लेम होता है। एसिटाइलिन फ्लेम होता है, यानी कि ये होती है बर्निंग ऑफ एसिटाइलिन विद ऑक्सीजन, जिसके अंदर से हम क्या करते हैं, वेल्डिंग और कटिंग होती है। उर्फे आम में हम इसे कहते होते हैं गैस वेल्डिंग। याद है कुछ? एक होती है वेल्डिंग, दूसरी जिसकी तरफ देखें तो आंखें खराब हो जाती हैं। एक होती है गैस वेल्डिंग, वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। ऐसी कोई भी स्पार्क वाली चीज आती है ना, तो आंखें हमेशा बंद कर लेनी चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि डैमेज करती है, रेटिना को डैमेज कर देगी। हाँ, होती है, इसी काम के लिए होती है कि उसके इफेक्ट को कम कर देती है। नेक्स्ट आगे देखें, यूजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। सबसे फिजिकली मतलब चीज को सामने हमें चीज एक नजर आ रही है, उसको हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सारा हमें नजर कुछ नहीं आ रहा था, हाँ बस उसकी केमिकल एक प्रॉपर्टी है, नई से नई प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ भी बनाया जा सकता था। अब यहाँ पे आया फिजिकल। फिजिकल के अंदर सबसे पहले आगे कंडक्टिविटी, डिफरेंट किस्म की वायर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती हैं, उसलिए लिहाजा हम उनको इन सारी वायर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कहता है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू देम, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसको पास करती है, इस वजह से हम उसकी मेटालिक नेचर को यूज करते हुए इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा आ गया सॉल्युबिलिटी, वो सॉल्युबिलिटी वही आ गया जैसा कि हमने पहले बताया। यहाँ पे लेकिन एग्जांपल उन्होंने किस चीज की दी हुई है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू बी इंजेक्टेड इनटू द ब्लड। इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए क्या करते हैं, पानी मिला हुआ होता है इसके अंदर। न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, न्यूट्रिएंट्स जमीन में से पानी के थ्रू मिक्स करके ऊपर ले जाए जाते हैं ना, वाटर जो प्लांट्स खींचते हैं। When rocks become extremely hot, they transform into a liquid called magma. Rocks, लावा खुद पिघल के बनती हैं अंदर जमीन के, जो बाहर में बाद में इरप्ट होके क्या बन जाता है, लावा, जमीन से जब वो बाहर आता है। और बॉइलिंग पॉइंट भी कहता है वही है कि हम उसको यूज कर लेते हैं, जैसा कि पेट्रोल का, डीजल का, गैस वगैरह का, जिसकी वजह से हम उसको यूज करते रहते हैं। आगे आ गया प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग से कैसे 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 बचा जा सकता है, इसके सारे पॉइंट्स हैं। इनमें से आपको हाईलाइटेड थोड़े से पता तो हैं सारे वैसे। कहता है एक तो ऑयल अप्लाई कर दें, रस्टिंग से बच जाएंगे। पेंट्स अप्लाई कर दें, ये कॉमन है, ये हर घर में हो रहे होते हैं। उसके बाद अगर अलॉय बना लेना, अलॉय रिम सबको पता है, गाड़ियों के अलॉय रिम होंगे, अलॉय रिम साइकिल के नहीं होते, कम ही होंगे, मैंने तो नहीं, वैसे होंगे, मैं ना तो नहीं कर रहा, चलो ठीक है। आगे गाड़ियों के मोस्टली हर एक को पता होता है, या बाइक वालों के अलॉय रिम होते हैं, तो वो क्या है, उनको फिर उसकी रस्टिंग से बचा लेते हैं। ये एक तरीकेकार है कि जंग ना लगे चीज को बचाने के लिए। उसके बाद आगे ड्राई कोटिंग, उसके ऊपर ड्राई कोटिंग कर दी जाती है, कहाँ कहाँ होती है, यूजफुल इन शिपिंग, स्टोरेज वगैरह करने के लिए। उसके बाद आ गया प्रॉपर स्टोरेज, कि उसको एक अच्छी जगह पे स्टोर करके रखें, तो भी आप मॉइस्चराइजेशन से बचा सकते हैं। फिर आगे गैल्वेनाइजिंग के एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग, गैल्वेनाइजिंग जिंक कोटिंग ओवर आयरन और स्टील, इसको हम गैल्वेनाइजिंग कहेंगे। उसके बाद आ गया कोट पाउडर, अ सॉलिड पाउडर ऑफ, बैठ जाए जहां जगह मिलती बैठ। कोट पाउडर, अ सॉलिड पाउडर ऑफ एक्रेलिक विनाइल इपॉक्सी इज यूज्ड टू कीप द मॉइस्चर अवे फ्रॉम द मेटल। ये कोट पाउडर के अंदर क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है,